नाट्यशास्त्र में भारतीय संस्कृति के कतिपय पक्षों पर बात करूंगा। नाट्यशास्त्र एक पुस्तक है, भरत मुनि उसके प्रणेता कहे गए हैं। तो जब मैं नाट्यशास्त्र कहता हूं तो मेरा नाट्यशास्त्र नामक उसी ग्रंथ से आशय है जो भरत मुनि प्रणीत माना जाता है। नाट्यशास्त्र नाम से अन्य ग्रंथ भी हैं और नाट्यशास्त्र की परंपरा में सैकड़ों अन्य ग्रंथ लिखे गए। भरत मुनिकृत नाट्यशास्त्र उनमें आकर ग्रंथ है, प्रवर्तक ग्रंथ है और यह विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। यह भारतीय कलाओं का रंगमंच, संगीत, नाट्य, वास्तुशास्त्र तथा अन्य अनेक शास्त्रों का एक विश्वकोशात्मक प्रतिपादक ग्रंथ है। और कलाओं का, रंगमंच का, नाट्य का संस्कृति से अनिवार्य अविभाज्य संबंध होता है। तो हम अन्वय व्याप्ति बना सकते हैं कि जहाँ जहाँ नाट्य चर्चा है, नाट्यशास्त्र है, वहाँ भारतीय संस्कृति उसमें प्रतिबिंबित होगी। भारत में यदि वह हो रही है, जहाँ जहाँ रंगमंच या नाटक प्रस्तुत किए जा रहे हैं, यदि वे भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की पद्धति से प्रस्तुत किए जा रहे हैं, तो भारतीय संस्कृति उनमें झलकेगी। इसलिए नाट्यशास्त्र का भारतीय संस्कृति से अविभाज्य अनिवार्य संबंध है। अन्य ग्रंथों से उनका बोध नहीं हो सकता है, वह नाट्यशास्त्र से ही हो सकता है। इसलिए नाट्यशास्त्र जो है वह इंडियन कल्चरल डिस्कोर्स का एक बड़ा ही दुर्लभ ग्रंथ भी है, क्योंकि भारतीय संस्कृति के प्रतिपादन की दृष्टि से भारतीय संस्कृति के कतिपय विशिष्ट विरल पक्ष इसमें प्रतिबिंबित होते हैं, जो अन्य ग्रंथों से उस रूप में ज्ञात नहीं हो सकते। जैसे एक उदाहरण मैं देता हूं कि अंतःपुर अंतःपुर क्या होता है, उसका क्या स्वरूप है, क्या होता था और क्या उसका स्वरूप है। ये जो प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक पक्ष है, यह हमको नाट्यशास्त्र से जानने को मिलता है। यह अन्य किसी ग्रंथ में आपको इस रूप में नहीं मिलेगा। किसी धर्मशास्त्र में मनु नहीं बताएंगे कि राजा का अंतःपुर कैसा बनना चाहिए। केवल एक ग्रंथ है, वात्स्यायन का कामसूत्र है, उसमें एक पूरा उसमें अध्याय राजा के अंतःपुर पर है। लेकिन राजा का जो अंतःपुर है वो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन, संस्थान वह है। उसका क्या स्वरूप होता था, क्या स्वरूप होना चाहिए, उसका आदर्श क्या है और क्यों जरूरी है अंतःपुर, और क्या उसका पर्पज है, क्या वह प्रयोजन सिद्ध कर रहा है, ये हमको नाट्यशास्त्र जितने सुंदर रूप में बताता है। और चूंकि नाट्यशास्त्र बताता है, इसलिए जितने नाटक हैं वे भी अंतःपुर का किसी न किसी रूप में, जो राजा से संबंधित जितने नाटक हैं, धीरोदात्त राजाओं को नायक बना करके जितने नाटक हैं, उनमें कुछ न कुछ अंतःपुर की झलक हमको मिलती है। चाहे कालिदास के नाटक आप लें या हर्ष की रत्नावली और प्रियदर्शिका आदि नाटक आप लें, तो अंतःपुर का जीवन उसमें प्रतिबिंबित होता है। तो नाटक में मनुष्य जीवन की अनुकृति होती है, उसकी पुनः सृष्टि होती है, नवीन रचना उसकी होती है, यह तो सिद्धांत है। लेकिन मनुष्य जीवन जो है कई पक्षों में हम देखते हैं, तो एक पक्ष उसका अंतःपुर भी हमारे यहाँ था, वह भी नाट्य में प्रतिबिंबित होगा। तो एक तो पूरा एक जो नाटक के या रूपक के भेद हैं, उसमें एक अवान्तर भेद नाटिका है। उसके संबंध में भरत मुनि ने कहा है कि अंतःपुर में जो संगीत होता है उस पर आधारित वह नाटिका होती है। अंतःपुर कन्या संगीतकम अधिकृत्य कर्तव्या। अंतःपुर में जो लड़कियां संगीत का अभ्यास करती हैं, वे नाटिका की रचना उसके आधार पर होती है। और नाटिका में तो पूरा अंतःपुर का जीवन दिखाया ही जाता है। ये पूरी एक विधा है नाटक की, जो अंतःपुर के जीवन पर विशेष केंद्रित है। शेष जो नाटक हैं उनमें जो धीरोदात्त राजाओं के चरित्र को केंद्र बनाकर के नाटक लिखे गए, उनमें तो अंतःपुर का जीवन आएगा। लेकिन शेष जो नाटक हैं कि भाण है, प्रहसन है या प्रकरण है, जो शेष रूपक भेद हैं, उनमें अंतःपुर का चित्रण नहीं मिलेगा। वो कोई उसका पक्ष प्रसंग ही नहीं आएगा उनमें। कालिदास के तीनों नाटकों में राजा का अंतःपुर कुछ कुछ हमको देखने को मिलता है। बहुत मनोरंजक घटनाएं होती हैं उसमें, और रानियां किस प्रकार से बात करती हैं, किस प्रकार से रहन सहन उनका है, यह सब हम देखते हैं उसमें।
लेकिन शेष जो रूपक भेद हैं उनमें अंतःपुर का जीवन नहीं आएगा। एक रूपक का प्रकार ऐसा भी है जो अवान्तर प्रकार है नाटिका, उसमें तो पूरा का पूरा जो रूपक है, पूरी जो रचना है वह अंतःपुर के जीवन पर ही फोकस रहेगी, अंतःपुर के जीवन पर केंद्रित करके ही वह लिखी जाएगी, रची जाएगी। उसका जो पूरा लक्षण है नाटिका का कि वह स्त्री प्रधान होती है, उसके लक्षण में ही कहा है स्त्री प्राय, और ललिताभिनयात्मक होती है, उसमें नृत्य गीत संगीत की प्रधानता रहती है जो अंतःपुर में होता है। अंतःपुर से मेरा आशय जिसको रनिवास भी कहते थे और हरम कहते हैं उर्दू में, हर में शब्द है संस्कृत में महल के लिए, राजमहल के लिए, उसी से हरम हो जाता है, फारसी में हरम हो जाता है, और अंग्रेजी वगैरह में भी ये शब्द उसी तरह से गए हैं, हरम वहाँ भी कहते हैं। तो वो जो रनिवास है जहाँ रानियाँ रहती हैं, वो हमको लगता है कि इससे संस्कृति का क्या संबंध है, लेकिन मैं बताऊंगा कि उसका संबंध क्या है, इसलिए यह विशिष्ट पक्ष है। तो यह उसका जीवन नाटिका में चित्रित होता है, ऐसा भरत मुनि बताते हैं। एक अध्याय भरत मुनि का नाट्यशास्त्र का, नाट्यशास्त्र में जैसा मैंने कहा कि 36 अध्याय हैं, उसमें से 24वां जो अध्याय है, उस 24वें अध्याय का आधा हिस्सा तो अंतःपुर कैसा होता है और उसमें क्या क्या होता है यह भरत मुनि ने बताने के लिए लिखा है। क्योंकि नाटककारों को जीवन का चित्रण करना होता है, राजाओं के जीवन का चित्रण भी करना होता है, राजाओं के साथ रानियां रहती हैं, रानियों के जीवन का चित्रण भी करना होता है, और रानियों के जीवन का चित्रण करेंगे तो अंतःपुर का चित्रण करेंगे, तो अंतःपुर उनको जानना चाहिए। तो नाट्यशास्त्र पढ़ के जाने या स्वयं उसको देख करके, जिन्होंने अंतःपुर का जीवन प्रत्यक्ष देखा, जैसे कि कालिदास ने, उन्होंने देखा होगा कि अंतःपुर में क्या क्या होता है, वही उन्होंने चित्रित किया है। मालिकाग्निमित्रम में आप देख लीजिए, कहीं झगड़ा भी हो रहा है, राजा से झगड़ रही है इरावती, और कैसे अभ्यास किया जा रहा है, कन्याओं को अभ्यास कराया जा रहा है, जो दासियां हैं वो संगीत सीख रही हैं, क्या जीवन वहाँ का है। बहुत सारे पक्ष उसके इस प्रकार से सामने आते हैं। तो 24वें अध्याय में बहुत बड़ा हिस्सा, उसका आधा हिस्सा कम से कम, भरत मुनि ने अंतःपुर कैसा होता है यह बताने के लिए लिखा है। यह आपको वात्स्यायन के कामसूत्र के अतिरिक्त अन्य नहीं, किसी ग्रंथ में नहीं, मेरी जानकारी के अनुसार मिलता है, और कामसूत्र में भी इस रूप में विस्तार से नहीं मिलता है, वो उसका एक अलग पक्ष है, वो प्रेम जीवन के संदर्भ में ही बताते हैं। यहाँ पर तो चूंकि नाटक में, रंगमंच में संपूर्ण जीवन चित्रित करना होता है, इसलिए भरत मुनि उसकी दृष्टि से बताते हैं। तो नाट्यशास्त्र को यह नहीं समझना चाहिए कि इसमें तो नाटक खेलने वालों के लिए शास्त्र है यह, उसमें तो आपको बहुत सारी ऐसी बातें मिलेंगी जो अन्य किसी ग्रंथ में नहीं मिलेंगी। वो पूरे संगीत शास्त्र का ग्रंथ है, काव्यशास्त्र का वह प्रवर्तक ग्रंथ है। सारा काव्यशास्त्र जो 2-2.5 हजार साल में विकसित हुआ है वो नाट्यशास्त्र निकला। छंदस शास्त्र का वह पहला ग्रंथ है, उसके पहले वैदिक छंदस शास्त्र पर पिंगल सूत्रम है, उससे पुराना छंदस शास्त्र का, और इतना विस्तृत ग्रंथ संस्कृत छंदस शास्त्र का और कोई नहीं है। जितना एक अध्याय पूरा एक बड़े ग्रंथ के समान है नाट्यशास्त्र का, 2 अध्याय छंदस शास्त्र पर केंद्रित हैं और आगे की ध्रुव अध्याय भी छंदस शास्त्र पर केंद्रित हैं। तो कई अध्याय छंदस शास्त्र पर जो भरत मुनि के हैं, वो छंदस शास्त्र का प्राचीनतम जो स्वरूप है उसका विशद रूप में विस्तार से निरूपण करते हैं। तो नाट्यशास्त्र जो है बहुत बड़ा नॉलेज टेक्स्ट है, भारतीय ज्ञान मीमांसा का एक बड़ा विश्वकोशात्मक ग्रंथ है। उसकी उपेक्षा खूब की जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा उसका रसाध्याय पढ़ा देते हैं और कहीं कहीं उसका पहला अध्याय पढ़ा देते हैं। तो कितना बड़ा वह ज्ञान मीमांसा का ग्रंथ है, इसकी चर्चा कम होती है। और खूब ज्ञान मीमांसा का हमारे यहाँ खूब चर्चा उसकी हो रही है। उसमें उपेक्षित ग्रंथ है यह, उसमें भी भारतीय संस्कृति के कुछ उपेक्षित और विशिष्ट पक्ष हैं। तो उसमें यह 24वें अध्याय में जो अंतःपुर का प्रतिपादन है, उसमें हम देखते हैं कि कोई बहुत छोटी चीज़ नहीं है कि महल के 1-2-4 कमरों में रानियाँ रह रही हैं तो अंतःपुर है। ये अपने आप में बड़ा संस्थान है और पुर लगा हुआ है इसमें। पुर का मतलब ही यही है, एक छोटा नगर जैसा वह है जो अंतःपुर है, वह एक अपने आप में छोटा सा शहर जैसा हो गया है। और यह इससे भी हमको लगता है, नाट्यशास्त्र जब हम पढ़ते हैं, कि अंतःपुर को विस्तार से बताने के बाद भरत मुनि कहते हैं कि यहाँ तक तो मैंने अंतःपुर बताया, अब मैं बाह्यपुर बताऊँगा। तो अंतःपुर मतलब जो भीतर का शहर है वह मैंने बता दिया, अब बाहर का शहर में बताऊँगा, ये ऐसा ही मैं उसका अर्थ लेता हूँ। तो जो बाह्यपुर है उसमें जो 7 प्रकार
के राजा के संस्थान हैं जो अर्थशास्त्र में भी बताए हैं, वो भरत मुनि बताते हैं। वो भी भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पक्ष है, पर वो अर्थशास्त्र भी हम अच्छी तरह जानते हैं कि राजा है, अमात्य है, प्रकृति है, ये जो सारे राजा की उसके जितने सेनापति आदि अधिकारी हैं और जितने कर्मचारी राजा के और जितना उसका शासन विधान है, वह सब बाह्यपुर में आएगा, और उसके जो छूट जाता है पीछे वह अंतःपुर में आएगा। तो हम समझ सकते हैं कि ये दो बड़े संस्थान हैं और अपने आप में बड़ी संस्थाएं हैं, पुर हैं, ये एक तरह से नगर ही ये हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसलिए ये छोटी चीज़ नहीं है। जो सूची दी है भरत मुनि ने कि 18 प्रकार के लोग अंतःपुर में रहते हैं, तो शुरू में उन्होंने, मैं अंतःपुर का स्वरूप बताऊंगा ऐसा कह कर के, और 18 कोटियाँ बताई हैं कि इतनी इतनी कोटियों के लोग से आशय यहाँ महिलाओं से ही है प्रायः, पुरुष भी उसमें कुछ हैं, कंचुकी बूढ़े लोग उसमें आते जाते हैं, कुछ दास आदि आते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर राजा तो आते ही हैं, राजकुमार भी आएंगे, लेकिन ये महिला प्रधान पूरा संस्थान यह है। 18 कोटियों की महिलाएं इसमें रहती हैं, और संख्या उनकी बहुत ज़्यादा हो सकती है मतलब 18 महिलाएं रहती हो ऐसा नहीं है। तो महादेवी तथा देव्या स्वामिन्या स्थापिता अपि, यहाँ से शुरू करते हैं कि महादेवी तो एक ही होगी, लेकिन देव्या जो देवियाँ हैं वो कई होंगी, फिर स्वामिनियाँ कई होंगी, स्थापिता जो स्थापिताएँ हैं वो भी कई होंगी, और भोगिन्या, इन सब में बहुवचन है, महादेवी में एक वचन है, बाकी सब जो हैं उनमें बहुवचन है। तो कई कई की संख्या हो सकती है, कहीं कहीं जो बड़े राजा हैं उनकी सैकड़ों में भी हो सकती हैं। तो महादेवी, देवियाँ, स्वामिनियाँ, स्थापिताएँ, भोगिनियाँ, शिल्पकारिणियाँ होंगी, और नाटकीया जो नाटक रंगमंच करने वाली महिलाएं हैं वो होंगी, सनर्तका नर्तकियों सहित वे होंगी, या कुछ पुरुष नर्तक भी उनके साथ रहेंगे, इसमें चूंकि नर्तक शब्द आया है इसलिए। अनुचारिका परिचारिका, अनुचारिकाएँ परिचारिकाएँ रहेंगी, फिर संचारिकाएँ रहेंगी, प्रेषणकारिकाएँ। तो अनुचारिकाश्च विज्ञेया तथा च परिचारिका तथा संचारिकाश्चैव तथा प्रेषणकारिका महत्तर्यः, महत्तरियाँ रहेंगी, प्रतिहारियाँ रहेंगी, कुमारियाँ स्थविराः, कुमारियाँ और स्थविराएँ रहेंगी, स्थविरा से मतलब वृद्धाएँ रहेंगी। ये सूची है, इसमें कई कई की संख्या हो सकती है। आयुक्तिका, ये अंतिम है बहुवचन में कि आयुक्तिकाएँ उसमें रहेंगी। अब ये क्या क्या होती हैं इसको जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सारे तो ऑफिसर्स जैसी हैं और कई कलाकार जैसी हैं, तो बड़ी संस्थाएं हैं, उनमें बहुत सारी गतिविधियां यहाँ चल रही हैं, और ये बड़ा आवश्यक था क्योंकि राजतंत्र चलेगा नहीं अगर ये नहीं होगा, और मुश्किल हो जाएगा यदि ये नहीं बनाया जाएगा। तो इंस्टीट्यूशन है ये अपने आप में, ये प्राचीन काल में इंस्टीट्यूशन होता था, बाद में टूट गया। ये मुग़ल काल में अकबर के समय आप देखेंगे वह भी बहुत बढ़िया ढंग से चलाया। अकबर की तो निंदा करने के लिए उपटांग बातें बहुत की जाती हैं। तो जो मुग़ल बादशाहों में और जो 16वीं 17वीं 18वीं 19वीं शताब्दी तक राजा थे, राजा मानसिंह है, तो उनकी संगीतशाला है, उनका जो रनिवास है, तो उसमें कल्चर किस प्रकार से प्रोटेक्ट की जा रही है, संस्कृति और सांस्कृतिक परंपराओं की रक्षा का काम भी वहाँ हो रहा है। जब इन सभी राजाओं के और बादशाहों के जो अंतःपुर निवास हैं उनमें हम देखते हैं कि उनमें इतने सारे लोग रहना जरूरी है क्योंकि वहाँ काम होगा, तो वो संस्थाएं बनाई जाएंगी। तो उसमें देवी तो एक ही होगी और उसके साथ अन्य आती जाती हैं, बहुत सारी रानियाँ हो जाती हैं। वो एक आवश्यकता थी प्राचीन काल में, जो प्रतापी राजा होते थे उनके लिए आवश्यक हो जाता था। तो उनके बहुविवाह भी होते थे और अन्य भी उनके लिए कुछ महिलाएं उनके लिए रखी जाती थीं, होती ही थीं। इस तरह से संस्थान बड़ा बन जाता था। उसका सदैव दुरुपयोग ही होता, उसका हास्यास्पद चित्रण भी मिलता है, उसकी हम हंसी भी उड़ाते हैं कि ये क्या ये लोग सब कर रहे हैं, और आधुनिक दृष्टि से बड़ा हास्यास्पद माना जाता है। लेकिन वह एक बड़ा संस्थान अपने आप में मूलतः रहा है। यह भी हम उसके द्वारा, नाट्यशास्त्र के द्वारा जानते हैं, क्योंकि नाट्यशास्त्र जो आदर्श व्यवस्था है उनको बताता है, और नाटककार को जो जीवन का आदर्श स्वरूप है वह चित्रित किस प्रकार से करना चाहिए यह बताता है। तो उसमें जो महादेवी है उसका नाम ही महादेवी इसलिए है, जिसको पटरानी कहते हैं सरल भाषा में। तो जो प्रधान रानी है, तो एक तो पहला विवाह उससे हुआ है, यह उसका लक्षण माना जाता है। बहुत चयन करके जो बहुत ऊंचे कुलशील वाली
बड़े खानदान की महिला से, राजकुमारी से विवाह किया है, उसको पट्टाभिषेक उसका होता था। तो राजा का अभिषेक जब होगा तो उसके आधे सिंहासन पर बैठ करके उसका पट्टाभिषेक होगा। वो पटरानी इसीलिए कहते हैं कि पट्ट राज्ञी वह है, तो वह उसका लक्षण विस्तार से किया है भरत मुनि ने। वो मूर्धाभिषिक्ता का है, मतलब उसका जो वैदिक विधि से अभिषेक होता है राजा का वैदिक मंत्रों के साथ में, उसके साथ ही सिंहासन पर बिठाकर उसका भी अभिषेक होगा। अब आप देखिए उसका आधा अधिकार हो जाएगा, जो राज सिंहासन पर आधे हिस्से पर वह बैठती है। और कालिदास ये दिखाते हैं कि राजा जो है रानी के लिए आधा हिस्सा छोड़ करके अलग सरकता है कि आधे हिस्से पर आप बैठिए। तो उसका अधिकार कितना बड़ा है ये हम उससे देखते हैं। मूर्धाभिषिक्ता वह होती है 33वें अध्याय में 33वें श्लोक में 24वें अध्याय के कहते हैं, मूर्धाभिषिक्ताया कुलशील समन्विता गुणैर्युक्ता वयस्था च मध्यस्था अक्रोधना तथा। बहुत गुण वाली यह होती है, कुलशील वाली तो होगी ही, लेकिन ये गुस्सा नहीं ज़्यादा करती और बहुत गुणवान यह हुआ करती है, ईर्ष्या यह नहीं करती है। कालिदास में हम देखते हैं कि जो प्रधान महादेवियाँ जितनी हैं वे राजा के लिए थोड़े बहुत उनके मन में बात आए भी तो अंत में ईर्ष्या छोड़ देती हैं। वो कहती हैं कि आवश्यक था आपका दूसरा विवाह इससे हो जाए तो कर लीजिए। ये नाटकों में होता है, वसुमती शाकुंतल में, और धारणी जो है ये मालिकाग्निमित्रम में, और उसी तरह से ये विक्रमोर्वशीयम में भी जो महादेवी है वो अंत में कह देती है कि मैंने आपको समर्पित की, आपका जिससे प्रेम है आप करिए। ये आज के ज़माने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये उस समय के लिए एक स्थिति थी और ये हमारी संस्कृति का एक पक्ष रहा, जो राजाओं के जीवन का एक पक्ष रहा। तो मुक्तेर्ष्या उसको कहा है, वो ईर्ष्या उसको नहीं हुआ करती अंततः, और यह बहुत धार्मिक स्वभाव की होती है। कालिदास भी चित्रित करते हैं तीनों ही अपने नाटकों में कि वो हमेशा मंगलाचार में, स्वस्त्ययन में लगी रहती है, व्रत उपवास में लगी रहती है, बहुत तपस्विनी भी वह हो जाती है। तो शांति स्वस्त्ययनैर सततम मंगलैषिणी, सततम मंगलैषिणी ऐसा कहा है। राजा के लिए शांति कर्म, स्वस्त्ययन आदि वह कराती रहती है, राज्य के कल्याण के लिए कर्म कराती रहती है, और दान आदि देती रहती है। शांता पतिव्रता धीरा अंतपुर हिते रता, अंतपुर की सारी जिम्मेदारी ही उस पर होती है। जो अंतपुर चलता है उसकी ओवरऑल सुपरवाइजर वह एक तरह से रहती है, सब निगरानी उसी की रहती है, तो उसका कंट्रोल रहता है पूरा यह पूरे अंतपुर में। यदि वह एक संस्थान बन गया है अंतपुर पूरा, जो कि बन जाते थे ये स्वरूप महादेवी का इन्होंने बताया है। इस रूप में आपको अन्य किसी ग्रंथ में इस प्रकार से प्रतिपादन सिद्धांतों का नहीं मिलेगा। फिर जो देव्या जिनको कहा है वो देवियाँ सब कहलाती हैं। अब आप देखिए कि स्त्री के लिए पूज्य भाव है, इसीलिए देवियाँ उनके लिए संबोधन रखा है, और सदैव राजा देवी ही कहेगा रानी को, प्रधान रानी को या रानी को, क्योंकि स्त्री को आदर देने की भावना इसके पीछे जितने संबोधन हैं, ये जो नाम है, तो इसमें देव्या उनको कहा है। तो कई रानियाँ यद्यपि हैं लेकिन वो आदरणीय सभी हैं। और कालिदास के नाटकों में तो यह होता है कि राजा प्रणाम करने लगता है, उससे प्रेम उसका हो गया है तो अपने आप को अपराधी मानता है, वो चिढ़ती है। जो अन्य रानी है, महादेवी तो नहीं ऐसा करती है ज़्यादा, लेकिन जो इरावती है, जो अन्य रानियाँ हैं वो चिढ़ती हैं, तो राजा उसको अंततः मनाने के लिए उसके पैरों पर गिरने लगता है। तो इतना उसके प्रति सम्मान भाव है। हालांकि राजा कहता जरूर है मालिका को बहलाने के लिए कि ये तो हमारी उदारता है इसलिए हम पैरों पर गिर रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मालिका उसको ताना देती है कि आपका प्रताप तो हमने देख लिया, आप तो अपनी रानी के ही पैरों पर गिरकर गिड़ाने लग गए, तो अग्निमित्र उसको बहलाने के लिए कहता है। लेकिन ये बहलाने वाली बात है, इन लोगों की सत्ता कैसी थी कि वो राजा उसके सामने झुक जाता था। ये वास्तविक स्थिति है। और क्यों सत्ता थी उसको मैं बताऊंगा, क्योंकि वो केवल आदर भाव उनके लिए है और महिलाओं के प्रति आदर भाव है उतना ही नहीं है, वो पावर उनके हाथ में रहेगी। क्योंकि जो महादेवी वो इतने बड़े राजा के खानदान से आई है, तो वो सारे पॉलिटिकल रिलेशन उससे परिभाषित होते हैं। और जिन जिन राजाओं के यहाँ से रानियाँ आई हैं वो उनके साथ में संबंध परिभाषित होंगे। उनको यदि ठीक से नहीं रखा जाएगा तो वो उनके हाथ में उतनी सत्ता है कि वो बड़े राजाओं की राजकुमारियाँ हैं, तो इसलिए पावरफुल पूरा होगा। पूरा जो इंस्टीट्यूशन है अंतपुर का, उसमें एक उसकी अपनी सत्ता रहेगी। और राजा जो है, ठीक है राजा राजा ही है, अंततः चलती उसी की है, लेकिन वह एक पैरेलल सत्ता का केंद्र भी हो सकता है।
ये अंतपुर में हम देखते हैं, और ऐसा हुआ भी है, क्योंकि राजा अगर थोड़ा कमज़ोर हो जाता है तो महादेवी जो है वो चलाती है, और वो निर्णय कई बार उसको करना पड़ जाते हैं, उससे आदेश लेने लगते हैं फिर जो राजा के बाकी अमात्य आदि हैं कि वो उनसे नहीं संभल रहा है तो आप बताइए, क्योंकि वो आधा सिंहासन का उसका हक है, तो ये हो सकता है। तो आप देखिए कि अंतपुर में जो प्रधान रानी है और उसके हाथ में जो सत्ता है, और अंतपुर पूरा कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन बन गया है, या उस संस्थान बन गया है, ये हम उसके आधार पर देखते हैं। तो जो अन्य रानियां उनको देवियां ही कहा जाएगा, और देवी ही संबोधन उनके लिए होगा, और ये गर्वित रहेंगी, भरत मुनि कहते हैं, क्योंकि अपने बड़े खानदान से, बड़े क्षत्रिय परिवारों से आई हैं, अपने सौभाग्य पर उनको बड़ा गर्व होगा, जैसा इरावती को है, और अन्य नाटकों में भी हम देख सकते हैं। पति के प्रति बहुत लगाव इनको होता है, सभी को, सब उसका ध्यान रखती हैं, सभी शुचि स्वभाव की होती हैं, उज्जवल वेश वाली होती हैं, और आपस में थोड़ा सा डाह इनमें एक दूसरे के लिए रहता है कि आज तुम्हारे पास, तुमसे उन्होंने बात कर ली, तो ये खेल खेल में ये सब होता है। वयो रूप गुणाढ़्या, यह इन रानियों के लिए कहा है, अवस्था में, रूप में, गुण में, ये सब बढ़ी चढ़ी एक दूसरे से होती हैं, ये इनके लिए कहा गया है। और तीसरी जो कोटि इन्होंने बताई, महादेवी, फिर कई देवियाँ, फिर स्वामिनियाँ। जो स्वामिनियाँ हैं ये अलग तरह की कोटि है, ये राजा की परिणीता पत्नियाँ नहीं होती हैं, और ये स्वामिनी के रूप में आ जाती हैं सेनापति अमात्यों की जो पुत्रियां हैं, उनको वे कई बार भेज देते हैं कि यहाँ पर अंतपुर में रहेंगी, कुछ सीखेंगी, कुछ कलाएं भी सीख लेंगी, तो उनको स्वामिनियाँ कहा है। उनके हाथ में भी अधिकार बहुत हैं, क्योंकि वे बड़े अधिकारियों की पुत्रियां हैं, तो स्वामिनियाँ उनको कहा है। और बड़ा उनका विस्तार से लक्षण भरत मुनि ने बताया है। सेनापतियों की, अमात्यों की, या राज सेवकों की जो पुत्रियां हैं वे रूपशील गुण में संपन्न होंगी, राजा के लिए कल्याण कामना के साथ में वे यहाँ आकर के रहती हैं, अपने गुणों के कारण वे यहाँ रह कर के सम्मान को प्राप्त करती हैं। ये स्वेच्छा से यदि आती हैं या स्वेच्छा से उनके परिवार उन्हें वहाँ भेजते हैं तो वे रहती हैं। ये बहुत आवश्यक नहीं है कि स्वामिनियाँ रहे या हो ही। अब एक जो कोटि इसके बाद आती है वह स्थापिता की है। ये विधिवत विवाह नहीं किया गया है और रख लिया गया है राजा के द्वारा, और ये स्थापिता की कोटि है। इसका भी विस्तार से लक्षण किया है। रूप यौवन शालिनी होती है, कर्कश होती है, बहुत कलाएं जानती है, और दक्ष होती है हर काम में, और साज सज्जा में, सौंदर्य शास्त्र में बड़ी निपुण होती है। गंध्य माल्यो ज्वला सदा, ऐसा उसके लिए कहा है। और नृपतेश छंद वर्तिन्य, राजा की क्या इच्छा है, कब कैसा राजा के मन में बात आएगी, यह उसको अच्छी तरह से जानती हैं। और सदैव ईर्ष्या और मान से गर्वित भी रहती हैं, और अप्रमत्त होकर के राज सेवा में लगी रहती हैं। और अगर अंतपुर का जो जीवन है कि किसके लिए क्या स्वागत सत्कार होगा, इसकी भी व्यवस्था अंतपुर से की जाएगी। जैसे हमारे परिवारों में भी महिलाएं व्यवस्था करती हैं, गेस्ट अगर आ गए हैं तो क्या भेजना है नाश्ते के लिए, तो राजा का जो जीवन है चल कैसे रहा है, राजा के यहाँ बाहर से लोग आ गए तो उनके लिए व्यवस्थाएं कौन कर रहा है, तो ये सब जो अंतपुर में जो बहुत सारी महिलाएं हैं वही सब तो करवा रही हैं। तो उनका सारा जो मान सम्मान हो रहा है, और राजा की जो जय जयकार हो रही है, उसकी सारी व्यवस्थाएं तो यहाँ से हो रही हैं। तो उसमें ये सारी महिलाएं जो है मान्य अमान्य विशेषज्ञा, यह स्थापिता के लिए कहा है कि किसके लिए कैसा स्वागत सत्कार करना है, इसकी सारी ऊंच नीच व्यवस्थाओं को जानने वाली ये स्थापिता जो है वो हुआ करती है। तो किसके लिए कैसा मधुपर्क, अर्घ्य आदि दिया जाएगा, वो सब व्यवस्थाएं करके वो भिजवाएंगी। तो ये सारा जो जीवन है, नहीं तो कौन करेगा इसको, ये राजा थोड़ी कहेगा कि क्या क्या भोजन बनेगा और क्या, ये सारी व्यवस्थाएं वहाँ से होती हैं। तो ये सारे जो इंतजाम है कि भोजनशाला में क्या होगा और कब किसके लिए कैसी व्यवस्थाएं की जाएंगी, ये संचालन तो संपूर्ण जीवन का यहाँ से होता है। तो इस प्रकार से अगली कोटि भोगिनी की आती है। यह कुल और शील के कारण सम्मानित, मध्यस्थ चुपचाप काम करने वाली, क्षमाशील वह हुआ करती है। कई महिलाएं इस प्रकार की आ जाती हैं और वे समर्पित भाव से सेवा करती रहती हैं। यहाँ तक तो जो राजा
का जिनसे प्रेम संबंध है वे महिलाएं गिनाई गई हैं। वो बड़ी संख्या में भी हो सकती हैं और वे रहती हैं यहाँ। इसके आगे जो महिलाएं गिनाई गई हैं वो विशेष उनके दायित्व हैं और उनके असाइनमेंट्स हैं, उनको काम सौंपे गए हैं, वे करती हैं वहाँ पर। तो उसका एक बड़ा, कितना बड़ा उसका एक पर्पज़ उससे सिद्ध होता है, यह भी हम देखते हैं, उनका एक प्रयोजन है। तो उसमें जो, जैसा मैंने लिस्ट पढ़ी थी, उसमें हम देखते हैं कि वह शिल्पकारिका उसमें आती है। और शिल्पकारिका के बारे में संस्कृत नाटकों की टीकाओं में भी चर्चा है, क्योंकि कुछ जो अभिज्ञान शाकुंतल के टीकाकार हैं उन्होंने हंसपदिका को शिल्पकारिका माना है। वो उपेक्षिता एक महिला है जो ताना देते हुए गीत गाती, उपालंब गीत गाती है कि अभिनव मधु के लोलुप तुम थे और एक बार तुमने इस कमल पत्र का आस्वाद चखा, उसके बाद तुम इसको तुमने एक बार तुमने संपर्क किया, इसके बाद तुम इसे भूल गए, ऐसा आम्र मंजरी को तुम भूल गए, ऐसा वह ताना देते हुए गीत गाती है। उसके संबंध में शिल्पकारिका यह कोई रानी है ऐसा कहा गया है। लेकिन भरत मुनि का जो लक्षण है, उससे लक्षण से हम ये जानते हैं कि शिल्पकारिका एक बड़ी कलाकार हुआ करती थी और नाना कला विशेषज्ञ नाना शिल्प विचक्षणा, ये सब बहुवचन में है। तो कई शिल्पकारिकाएँ राजाओं के अंतःपुर में होती थी, तो कई कई तरह की कलाओं में विशेषज्ञ हैं। अब 64 कलाएँ हैं, 64 कलाओं में जो महिलाओं से संबंधित कलाएँ हैं, नाट्य, नृत्य, संगीत है, पाठ, काव्य पाठ भी हो सकता है, और उसमें तो शाक बनाना, भोजन की कला, ये भी 64 कलाओं में गिनाई गई हैं। और बादशाह ने कहा है कि महिलाओं के सीखना चाहिए, वक्त ज़रूरत पर जब पुरुष छोड़ दे या प्रवास पर चला जाए और मौका पड़े तो अपना जीविकोपार्जन कर सके, ये बादशाह कहते हैं। तो ये जो कलाएं सिखाई जाती हैं महिलाओं को, वो उनको स्वावलंबी भी बनाती हैं। यह कुल मिलाकर के उससे एक अंतर्निहित आशय निकलता है। तो नाना कलाओं में विशेषज्ञ होगी तो उसकी इज्जत तो फिर रहेगी ही, उसकी कला विशेषज्ञता के कारण रहेगी, तो उसकी जो विशिष्ट कला है उसके कारण सम्मान उसका होगा। और नाना शिल्प विचक्षणा, इसीलिए सम्मान उसका है। जो हंसपदिका मान लीजिए शिल्पकारिका भी है, तो जब उपालंब गीत गाती है तो विदूषक कहता है कि भाई सही कह रही हैं, हमने एक बार उनका गीत सुनने चले गए थे और फिर नहीं गए, बहुत समय हो गया। वो उपालंब जो दे रही हैं पीछे से गीत गाते हुए, तो ठीक कह रही, ठीक उपालंब दे रही हैं, उनसे कहो कि हम आएंगे। तो उसका सम्मान इतना है, उसकी कला, संगीत की कला की इज्जत भी है। तो ये नाना कला विशेषज्ञा हुआ करती हैं। नाना शिल्प विचक्षणा, कई तरह की शिल्प कलाओं में दक्ष हुआ करती हैं कि मूर्ति कला है, चित्रकला है, स्थापत्य हो सकती है, ये सब एक्सपर्ट्स हो सकती हैं, उन महिलाओं को रखा जाता है। तो ये जो महिलाओं की एक्सपर्टाइज है उसको कितना अंतःपुर जो है उसके लिए प्रोवाइड करता है, ये आप देखेंगे कि महादेवी को अधिकार है कि वह रख लेगी अपने यहाँ, भाई हमारे यहाँ हमको काम कराने हैं, महल में कुछ काम कराने, हमको लेडीज़ चाहिए जो करवा देंगी, अच्छी विशेषज्ञ है तो वो रखेंगी वहाँ। तो ये संभावना यहाँ पर थी कि महिलाओं को यहाँ पर इस प्रकार का मान सम्मान पूर्वक रोजगार प्राप्त हो जाएगा। ये शिल्पकारिकाओं में कहा कि गंध पुष्प विभागज्ञ, ये गंध पुष्प विभागज्ञ हुआ करती हैं, परफ्यूमरी जिसको कहते हैं, और फूलों की पहचान, जो अलग अलग तरह के फूलों की पहचान जानने वाली। और लेख्यालेख्य विकल्पिका, लेख्य और आलेख्य जो चित्रकला है, चित्रकला की बारीकियाँ हैं, वो चित्रशास्त्र, चित्रसूत्र समझने वाली वे हुआ करती हैं, उनमें से कुछ हो सकती हैं। शयनासन भागज्ञ, शयन आसन, ये भी एक कला है, बादशाह ने बताई है कि शैया किस प्रकार से लगाना। जैसे आप अच्छे होटल में जाते हैं, 3 स्टार से ऊपर होटल में, 4 स्टार या 5 स्टार में आप जाएंगे तो वहाँ आपकी शैया कैसे लगाई जाती है इसकी ट्रेनिंग वेटर्स को दी जाती है। हालांकि बहुत ही असुविधाजनक, मूर्खतापूर्ण ढंग से उसमें लगाते हैं कि उसमें 7-8 तकिए इतने मोटे मोटे रख देते हैं कि कहाँ सोएंगे उनको हटा करके यही पता नहीं चलता है। उसको हटा करके सोने की जगह निकालना मुश्किल पड़ता है, बहुत उसमें जद्दोजहद करना पड़ती है, लेकिन वो कला उसको मानते हैं। तो उस शयन बनाना ये अपने आप में कला है, लेकिन वो सुविधाजनक तो होना चाहिए कि सोने वाले को लगे कि मैं इस पर आराम से सोऊंगा। उसमें तो फूल बिछाए जाएं कैसे, क्या सुगंध उसमें लगाई जाए, और कितनी कोमल चादर कहाँ कैसी होगी, यह सब भी उसमें होगा। तो ये सब कलाएं, छोटी कलाएं, बड़ी कलाएं,
ललित कलाएं, महान कलाएं, सभी तरह की जानकार महिलाएं ये शिल्पकारिका की कैटेगरी में आती थी। और कितनी शिल्पकारिकाएं रखेगी ये तो महादेवी को अधिकार है, उसको ऐसी फंडिंग की कमी नहीं है कि ये कभी अभाव नहीं होगा महादेवी को, आप देखेंगे। तो ये आप कह सकते हैं कि महिलाओं के लिए बड़ा संस्थान अपने आप में ये अंतःपुर बन जाता है। अगली जो कैटेगरी है वह नाटकीया है, और ये बड़ी महत्वपूर्ण है। मतलब जो रंगमंच की, नृत्य कला की, नाट्य कला की विशेषज्ञ हैं, वह नाटकीया कहलाती हैं। नाटकीया महिला ऑफिसर का या कलाकार का नाम ही है। और आगे चल के भी मैं रंगमंडल पर बात अगर समय रहेगा तो करूँगा, उसमें भी नाटकीया है। रंगमंडल में जो रेपर्टोयर है उसमें नाटकीया उन्होंने बताई है तो भरत मुनि ने, तो उसमें बड़ा सुंदर उसका लक्षण है। ग्रह मोक्ष लयज्ञा, ये संगीत शास्त्र के पारिभाषिक शब्द हैं। ग्रह पकड़ जिसको संगीत में कहते हैं, और मोक्ष जहाँ सम पर आकर के छोड़ता है, उसकी पहचान संगीत शास्त्र के जानकार को ही होती है। तो कहाँ पकड़ आएगी, कहाँ वो सम पर आकर के रुकेगा। ग्रह मोक्ष और लय की जानकार वह होती है। रसभाव विकल्पिका, रस और भाव, 9 रस हैं, 33 भाव हैं, सबको अच्छी तरह से बारीकियाँ जानने वाली। चतुराह नाट्य कुशलाह, चतुर होती हैं, नाट्य में कुशल होती हैं, नाट्याभिनय में कुशल होती हैं। ऊहापोह विचक्षणा, सारी बारीकियाँ समझने वाली, कि उसको विश्लेषण कर सकें कि क्या कमी रह गई है, ऊहापोह करके बता सकें। रूप यौवन संपन्ना नाटकीयास्तु ताः स्मृता, ऐसी रूप और यौवन तो उनमें होना ही चाहिए। मान सम्मान उनका सौंदर्य के कारण अभिनय कला जब बताएंगी तो होगा। तो इसलिए ये नाटकीयाएँ कहलाती हैं। लेकिन शास्त्र की जानकार वे होती हैं, और शास्त्र विशारद वे होती हैं, ट्रेंड होती हैं शास्त्र में। ये नाटकीया के लक्षण में भरत मुनि ने बताया है। इन सबको बहुवचन में इसलिए कहा है कि कई नाट्य विशारद महिलाएं रखी जा सकती हैं अंतःपुर में। अगली जो बताई बहुत विस्तार से उसका लक्षण इन्होंने किया, वो नर्तकी का लक्षण है। और नृत्य कला में कितनी बातें सीखना पड़ती थी ये इसमें बताया गया। अतोद्य कुशला उसको कहा गया। सारे जितने भी वाद्य हैं उनको जानने वाली होना चाहिए। और चतुष्षष्टि कलान्वित उसको कहा है। 64 कलाओं की मर्मज्ञ नर्तकी के लिए इसलिए जरूरी है कि नृत्य में कौन सा प्रसंग में क्या दिखाना पड़े या कुछ कह नहीं सकते। पुराण का प्रसंग है, किसी कथा का कौन सा प्रसंग है, उस पर नृत्य कर रहे हैं, तो सारी 64 कलाएं आनी चाहिए। किस कला का प्रसंग किस कथा में कैसा आ जाए यह कह नहीं सकते, इसलिए 64 कलाएं भी उसको सीखी हुई होना चाहिए। और 64 कलाएं जो है वो अलग हैं, उनमें बड़ी महनीय कलाएं हैं। उसमें संगीत कला के अलावा काव्य कला भी उसी में है। पुस्तक पढ़ने की कला उसमें एक कला है। तो ये सेक्स का मामला नहीं है, अस्या ने कामसूत्र में बताई है, इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि ये कुछ काम जीवन से संबंधित कलाएं हैं। ये जीवन की महनीय कलाएं हैं, उनसे आशय है कि सारी कलाएं आना चाहिए। और उसके लिए कहा कि स्त्री दोषैश्च विवर्जिता है। स्त्रियों में जो कमजोरियां हो सकती हैं, मन की कमजोरी हो सकती है, और बहुत ज़्यादा बोलती हैं, बात नहीं पचा सकती हैं, ऐसी कुछ बातें सामान्यतया मानी जा सकती हैं, होती हैं, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ। तो तथाकथित स्त्री दोषों से जो अध्ययन करेगी, पढ़ेगी, विद्वान हो जाएगी, तो दोष भी छूट जाएंगे। सदा प्रगल्भा, बहुत ही चतुर होती है, बोलने में बहुत कुशल होती है। त्यक्तालस्या जितश्रमा, नर्तकी होने के लिए आलस्य तो बिल्कुल रंच मात्र भी होना ही नहीं चाहिए, और श्रम कभी थकान उसको होती नहीं है। जितनी बड़ी नर्तकियाँ आप देखेंगे कि वो कोई 24 घंटे लगातार भी नाचे तो नाचती रह सकती है, ऐसा उनकी साधना और तपस्या होती है। नाना शिल्प प्रयोगज्ञा, नाना शिल्प कलाएं कितनी हैं, 64 कलाओं के अलावा शिल्प कलाएं और हैं। तो ये जो है वास्तु उसमें आ सकती है, मूर्ति आ सकती है। तो ये जो नाना शिल्प के प्रयोगों को जानने वाली, नृत्य गीत विचक्षण इत्यादि और भी विस्तार से लक्षण उसका है, ऐसी नर्तकियाँ हुआ करती हैं यदि अंतःपुर में रहेंगी, ऐसा भरत मुनि बताते हैं। और शेष जो महिलाओं की कोटियाँ हैं, वो जैसे हमारे यहाँ कार्यालयों में कोटियाँ होती हैं कि क्लास 3, क्लास 4, तो उस तरह की आप मान सकते हैं। तो कुछ क्लास 1 ऑफिसर्स हो गए, शिल्पकारिका आदि नर्तकी। उसके बाद जो है वो अगली जो कैटेगरी है वो क्लास 3, क्लास 4 की। अब तो आजकल क्लास 4 वगैरह कहते नहीं हैं, लेकिन समझाने के लिए हम कह सकते हैं कि उसके नीचे, क्योंकि यह उच्चावचता तो इसमें रहेगी, हायरार्की तो रहती ही है।
प्राचीन काल का जो सामाजिक राजनीतिक जीवन है उसमें, तो ये उच्चावचत्व की दृष्टि से, हायरार्की की दृष्टि से ये फिर नीचे के ऑर्डर में, क्रम में ये आएंगी। उसमें अनुचारिका एक है, तो यह अनुचारिका राजा का ध्यान विशेष रूप से रखती, इसलिए रखी जाती है कि ये ध्यान रखती है कि राजा कब आएंगे अंतःपुर में, राजकाज समाप्त करके। राजा की दिनचर्या होती है कि इतने समय तक वो धर्म सभा में बैठेंगे, न्याय करेंगे, लोगों की सुनेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे, फिर अंतःपुर में जाएंगे। तो इसका ध्यान रखेगी कि वो आने वाले हैं, तो उसकी और राजा के साथ हमेशा बनी रहती है, इसकी आवाजाही फिर रहती है। ये जो अनुचारिका है राजा की निगरानी भी रखती है और अंतःपुर में जा कर के महादेवी को, अन्य रानियों को सूचित भी कर सकती है कि उनका ये समय हो रहा है इत्यादि। जो सारी अवस्थाओं में राजा का साथ नहीं छोड़ती है और बहुत ही दक्ष होती है, और वह अनुचारिका हुआ करती है। फिर अगली जो महिलाएं हैं उसमें शय्यापाली, छत्रधारी, व्यजनधारिणी, संवाहिका, गंधयोक्त्री, प्रसादिका, आभरण योक्त्री, माल्य संयोजिका, ये सब नाम हैं और ये एक पद है। इतने लोगों की नियुक्तियां परिचारिकाओं के रूप में हो सकती है, क्योंकि अलग अलग ही रखी जाएंगी। बड़ा राजकाज है, अंतःपुर भी बड़ा है और कई रानियां हैं, तो एक महिला केवल शैयाएँ सबकी निगरानी करने के लिए, शैया लगाने के लिए ही रखी जाएगी। एक महिला छत्र लेकर के चलने वाली, वो छत्रधारिणी होगी, क्योंकि उसको पीछे चलना पड़ेगा। राजा के लिए तो आवश्यक है कि छत्र चमर उनके साथ हमेशा रहेंगे, वो पैराफर्नेलिया उनका है, उसके बिना तो राजा होगा नहीं। और आजकल नहीं होता ऐसा नहीं कह सकते आप। जो पीठों के शंकराचार्य, उनके पीछे क्या क्या चलता है और कैसे उनका सिंहासन चलता है वो आप देख लीजिए। और जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति है, उनका देख लीजिए। वो बड़े पद पर जो भी है, भले ही लोकतंत्र हो जाए तो सबके साथ तामझाम तो वैसा ही रहता है, और हो सकता है कि पहले से बढ़ ही गया हो। यहाँ तो फिर भी कुछ सिंपल ही लग रहा है मामला। तो ये इसलिए इसकी हंसी उड़ाने के ये नहीं कहना चाहिए कि ये क्या तमाशा है। वो आज का ज़माना, आप बारीकियों में जाएंगे तो आज के ज़माने में ज़्यादा आपको मिल जाएंगे ये सब जो हो रहे हैं। इसलिए एक शय्यापाली है, एक छत्रधारिणी है, एक प्रसादिका है जो प्रसादन करने वाली महिला है, आभरण योक्त्री जो अलंकार का ध्यान रखने वाली है, अलंकार कितने प्रकार के कैसे पहने जाएंगे इसकी बारीकियां जानने वाली है, माल्य संयोजिका है, मालाएं गूंथ करके और मालाएं किसके लिए कैसी जाएंगी ये बनाने वो भेजने वाली है। ये परिचारिका के भीतर इतनी कैटेगरीज आती हैं, इसलिए बहुवचन में कहा है कि इतनी इतनी महिलाएं परिचारिकाओं के भीतर नियोजित होंगी, ये भरत मुनि ने कहा है। तो आप देखेंगे कि काफ़ी बड़ा अमला ये बनता है। और उसके आगे फिर जो है वह संचारिका की कैटेगरी आती है। ये तो परिचारिका की आई, उसके आगे संचारिका में भी कई तरह की महिलाएं आती हैं, क्योंकि संचारिकाएं वो ध्यान रखती हैं कि कहाँ कहाँ वो जाएंगे, किस जगह वो स्टे करेंगे। राजा या महादेवी रानी यदि उसकी सवारी निकलती है तो उसके सारे रूट का ध्यान वह रखेगी। आजकल भी रखा जाता है, और रूट का ध्यान रखने के लिए सब ऑफिसर्स रहते ही हैं, और पुलिस लगी रहती है। अब तो सारी पुलिस हो गई, ये तो केवल अंतःपुर के भीतर महिलाएं ही अपना सब इंतजाम कर रही हैं। अब तो आपके सारी पुलिस, सारा शहर ही रुक जाता है। वो मंत्री जी निकलेंगे तो सारे शहर का ट्रैफिक ही रुक जाएगा, और इतनी पुलिस लगेगी कि हालत ख़राब हो जाएगी आपके जैसे, हमारे जैसे लोगों की। और अस्पताल पहुंचना है तो रुके रह जाएंगे आप, कुछ भी हो आपका, लेकिन हमला सब लगा रहेगा उनके। तो कहाँ ज़्यादा तामझाम हो रहा है, आपके लोकतंत्र में ज़्यादा हो रहा है कि उस ज़माने में ज़्यादा हो रहा है? ये तो फिर भी थोड़ा बड़ा सीमित और नियोजित मामला लग रहा है कि कुछ महिलाएं ये सब कर रही हैं, और राजा और रानी के लिए इंतजाम तो करना ही पड़ता है। तो ये इसमें कहा है, ये जो अगली कैटेगरी है संचारिका की, कि ये संचारिका के अंतर्गत महिलाएं रखी जाएंगी। ये नाना कक्षा विचारिण्य, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि नाना कक्षाओं में ये आवाजाही इनकी बनी रहेगी। ये अपने आप में बड़ी मशक्क़त होती है, क्योंकि कई डोरियां पार करके हम जो अंतःपुर का सबसे सेंट्रल पार्ट है उसमें पहुंचते हैं। यह वर्णन यदि आप रामायण में पढ़ेंगे कि कितनी ड्योड़ियाँ पार करके सुमंत्र जो है फिर वो जहाँ वो कैकेयी और वो दशरथ, कैकेयी अपने कोप भवन में थी, वो दशरथ उसको मना रहे थे, वहाँ पहुँचे। तो ये कक्षाएँ ड्योड़ियाँ होती थी, कई कमरे निकल जाने के बाद एक ड्योड़ी आएगी। अभी भी बड़े बड़े महल जो आप राजस्थान में महल देखेंगे उनमें ड्योड़ियाँ हैं, तो उनमें आप चलेंगे तो उसी में आपकी बड़ी कई किलोमीटर की वॉकिंग हो सकती है।
अगर आप पुराने राजमहल देखें तो कई कक्षाओं में जो इनकी आवाज़ आई, इनकी तो अपने आप में कितनी मशक्क़त हो जाती होगी कि एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आ जा रही है, कुछ सामान ले जाना है, कुछ पहुंचाना है, सारी सामग्री। और फिर हर अंतःपुर के साथ में एक गार्डन जरूर होता था। ये नाटकों में भी आप देखेंगे, उसका नाम ही अलग है, वो प्रमद वन है। और मतलब जो उपवन है वो तो अलग है। और राजा शहर में पार्क बनवाएगा, जो कौटिल्य अर्थशास्त्र में बताते हैं कि उद्यान बनवाए राजा, और पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोग जनता के लिए राजा उद्यान बनवाए, ये सब बनवाए। वो तो उपवन तो शहर में होंगे, वो बाह्यपुर में आएंगे। और अंतःपुर के भीतर जो आएगा वो प्रमदवन कहलाता है। प्रमदाएं उसमें विचरण करती हैं। लेडीज़ पार्क एक तरह से है। अब हमारे यहाँ आजकल तो कोई लेडीज़ पार्क होता नहीं है, तो वो अंतःपुर की रानियों के लिए, जो अंतःपुर की सारी महिलाएं हैं उनके लिए पार्क अलग है, और वो उसमें वही जाएंगे। आप देखेंगे कि फिर बाहर के लोग उसमें नहीं आए, पुरुष उसमें नहीं आएंगे, राजा जा सकता है, क्योंकि राजा की तो सब हैं ही हैं, वो रानियाँ ही उसकी हैं। लेकिन उनके लिए वो प्रमदवन उनके लिए है। तो उसमें सेविकाएँ जो और शिल्पकारिकाएँ, अब प्रमदवन है उसमें गीत संगीत होगा, तो जितनी शिल्पकारिकाएँ नर्तकियाँ हैं वो सब उसमें जाएंगी, तो उनकी तो आवाजाही होगी। लेकिन बाकी पब्लिक के लिए ओपन नहीं है वो प्रमदवन। जैसे कि राष्ट्रपति भवन का जो मुगल गार्डन है वह साल में एक बार पब्लिक के लिए खोला जाता है, ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ नहीं हो सकती है। लेकिन राष्ट्रपति भवन में भी बड़ा गार्डन तो है ही, बहुत बड़ा गार्डन है, तो गार्डन तो बनाए जाते थे, वो परंपरा उसी समय से चली आ रही है। तो ये आप देखेंगे कि इसमें उपवन में आने जाने वाली ये संचारिकाएँ हुआ करती हैं, और सारी सेविकाएं फिर उपवन में नहीं जाती हैं, वो कुछ विशेष उनके लिए सामग्री पहुंचाने वाली हैं, वो संचारिकाएं उसमें जाती हैं। ये संचारिकाएं जो है देवतायतन में जाती हैं। अब देवतायतन भी या तो अंतःपुर का जो प्रेमाइसेस है उसमें ही एक मंदिर है, या नगर में भी मंदिर में जाएगी, राजकुमारियाँ या महारानी रानियाँ दर्शन करने के लिए जो नगर का मंदिर है उसमें जाएंगी। उसकी व्यवस्थाएं भी ये सब लोग देखेंगी, जो संचारिकाएं हैं। और उसी में यामिनी कन्या, जिसको याम पहरे को कहते हैं, पहरेदारीन या पहरेदार उससे बनता है, यामिक और यामिकिनी। तो यामिक तो पहरेदार होगा और यामिकिनी पहरेदारीन होगी। और प्रतिहारी उससे अलग है, प्रतिहारी थोड़ा हायर स्टेटस वाली है। प्रतिहार और प्रतिहारी ये ऑफिसर जैसे होते थे, इनकी जिम्मेदारियां भी बड़ी होती थीं। लेकिन ये यामिकिनी और यामिक लोग जो हैं वो मामूली पहरेदार जैसे हैं, ये उनके साथ साथ चलते हैं, जैसे गार्ड्स चलते हैं, ये गार्ड्स की तरह से। यहाँ महिला गार्ड्स हैं, ये सब यामिनियाँ जो हैं ये रानियों के साथ और राजा के साथ भी चलेंगी। आप देखेंगे कि ये जो शाकुंतल है इसमें जो दुष्यंत के साथ हैं वो ग्रीक लेडीज़ चल रही हैं, वो लेडीज़ रखी गई हैं राजा के साथ में। शिकार पर भी अगर वो जा रहे हैं तो उनके साथ में यवनियाँ हैं, वो यवन देश या ग्रीक से जो महिलाएं आई उन्होंने उनके लिए रख रखा है, वो धनुष बाण चलाने में माहिर हैं। तो ये महिला, इसमें अभी तक कोई आयुध अस्त्र विद्या में विशारद महिला इसमें नहीं आई है इस लिस्ट में, और बाद में उनको ज़रूरत पड़ी होगी कि महिलाएं हम ऐसी भी रखें जो कि अस्त्र विद्या भी जानती हों और शिकार में हमारे साथ रहेंगी। तो दुष्यंत जो है यवनियों को ले जाते हैं शिकार खेलने, जब जाते हैं हस्तिनापुर से कण्व के वन की तरफ। तो ये प्रैक्टिकल में तो और भी व्यवस्थाएं बढ़ती जा सकती हैं, क्योंकि कालिदास के समय तक सिकंदर आ गए हैं और सेल्यूकस आ गया है, उससे यवन देश ग्रीक से संबंध है। तो ग्रीक महिलाएं यहाँ आ चुकी हैं, राजकुमारी से शादी कर ली थी चंद्रगुप्त मौर्य ने, सेल्यूकस की बेटी वगैरह से ये सब इतिहास मिलता है। तो ये जो है वो ग्रीक लेडीज आ चुकी हैं, ये भी अंतःपुर में आती जाती हैं। तो ये भरत मुनि का जो नाट्यशास्त्र है उससे कुछ पहले का होगा, इसलिए उसमें यवनानी या यवनी नहीं लिखा है इन्होंने, कालिदास में वो आ जाती है। और ये सारी जो है यामिनी किनिया संचारिकाएँ, ये यहाँ पर इस कैटेगरी इनकी है, जो कि जब यात्रा होगी राजा की, राजकुमारियों की और रानियों की, तो उसमें ये साथ चलेंगी, ये गार्ड्स की तरह भी चलेंगी। फिर परिचारिकाएँ होंगी, और परिचारिकाएँ जो है वो गोपनीय कार्य से भी भेजी जा सकती हैं, रानियाँ किसी गोपनीय कार्य से भेज सकती हैं, ये भी इसमें है। गुह्या गुह्य समुत्थिते, कोई ओपन भी कार्य हो सकता है, घोषित रूप में कोई कार्य हो, लेकिन कोई अत्यंत गोपनीय कार्य हो उसे भी महादेवी किसी परिचारिका को, इतने सब बहुत जिम्मेदारी के काम ये लोग कर सकती हैं, ये इससे आभास हमको होता है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो पद इसमें है
ये महत्तरा और महत्तरिका का है। और भाषा विज्ञान में हमको पढ़ाया जाता था कि महतरानी जो है महत्तरिका से बना, तो भाषा विज्ञान में बताते होंगे, लेकिन ये महत्तरिका तो यहाँ बड़ी ऑफिसर है। और महत्तर उस शब्द से ही लगता है कि महत्तर मतलब हायर स्टेटस वाली, उसका बड़ा स्टेटस है, तो ये बड़ी अधिकारी एक तरह से है। और ये बहुत सारे इंतजाम करती है। सर्वांतपुर रक्षासु स्तुति स्वस्थ्यायन च या वृद्धिमभिनंदन्ति ता विज्ञया महत्तरा। अंतपुर की रक्षा के लिए स्वस्थ्यन आदि सारे जो कर्मकांड और काम कराने के सब इंतजाम हैं, इन पर निगरानी करने वाली, इनको जो कराती हैं, उसकी जो सुपरवाइज़र होती हैं, वो महत्तरिकाएँ या महत्तरा, उनको जानना चाहिए। आगे एक कैटेगरी और भी इम्पॉर्टेंट है, प्रतिहारी उसको कहा गया है। अब नाटकों में प्रतिहारी आती है, लेकिन भरत मुनि इससे समझना चाहिए कि प्रतिहारी होती क्या थी। तो मामूली पहरेदार, द्वारपाल वगैरह वो नहीं है। ये कहा गया है कि संधि विग्रह संबद्ध नाना आचार समुत्थितम निवेदयन्ति याह कार्यम प्रतिहार्यस्तु ताः स्मृताः। संधि विग्रह से संबंधित अनेक प्रकार की आचर्याओं वाला, कब क्या जरूरत पड़ेगी, कब क्या प्रोग्राम बनेगा, इस सब के बारे में राजा को जो रिपोर्ट करने वाली होती हैं, प्रतिहारियाँ होती हैं। इसीलिए प्रतिहारी से कई बार राजा सलाह मशविरा करने लगता है। अब ये जो आते हैं शाकुंतल के 5वें अंक में, शकुंतला और गौतमी और शारंगरा और शारदवत, तो प्रतिहारी से कुछ सुना, राजा बताने लगता है कि किस लिए ये लोग आए होंगे, और प्रतिहारी उसको कुछ सलाह मशविरा देने लगती है। आप फिक्र मत करिए, ये लोग कोई चिंता की बात नहीं है, ये लोग तो बहुत प्रसन्न वदन से आए हैं, तो कोई शिकायत करने नहीं आया है। ये राजा को वो बताती है, मतलब राजा को सलाह दे सकती है, इतनी बड़ी ऑफिसर वह हो सकती है। इसलिए प्रतिहारी बड़ा महत्वपूर्ण पद है ये। और हम लोगों को नाटक जो पढ़ाए जाते हैं, जिस तरह से हम लोग पढ़ते हैं, उसमें हम लोगों को ऐसे ही पढ़ा दिए। जब नाट्यशास्त्र जब तक नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि ये अंतपुर का जीवन और प्रतिहारियाँ उसमें क्या हैं। या फिर आप ऐतिहासिक महाकाव्य पढ़िए, कल्हड़ की राजतरंगिणी पढ़िए, उसमें प्रतिहारियाँ जो काम कर रही हैं, तो उससे पता चलेगा। तो ये ऑफिसर्स हैं एक तरह से, और राजा से सीधे बात कर लेती हैं। बाकी मामूली जो यामिनियाँ हैं, पहरेदार हैं, उनकी हिम्मत थोड़ी पड़ेगी कि राजा के सामने आंख मिला करके कुछ बोल दें। लेकिन प्रतिहारी बोलती है और वो बताती है कि आप फिक्र मत करिए, ये सब प्रसन्न वदन दिखाई पड़ रहे हैं तपस्वी लोग, इसलिए कोई चिंता की बात आपके लिए नहीं। राजा को आश्वस्त करती है प्रतिहारी। तो इसलिए भरत मुनि ने कहा है कि संधि विग्रह सबसे संबंधित और अन्य सभी जो जितने भी प्रोग्राम हैं, उन सबको रिपोर्ट करने वाली प्रतिहारी हुआ करती है। और प्रतिहार भूमि अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन होता था। जितना ये नाटक आदि पढ़ करके और कल्हड़ की राजतरंगिणी आदि महाकाव्य पढ़ के मैं समझता हूँ कि प्रतिहार भूमि अपने आप में बहुत बड़ा एक ऑफिस है, और उसमें सारे प्रोग्राम राजा के बन रहे हैं। कब किससे अपॉइंटमेंट होगा, वो महाप्रतिहार उसका सबसे बड़ा ऑफिसर होता था, वो तय करता था। वो तो बहुत बड़ा हो गया। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर का पीए है, तो वो उसके हाथ में सारा प्रोग्राम है, वो आपको, आपकी उससे दोस्ती है तो मिलवा देगा आपको। तो ये सारा पूरा जो है वह प्रतिहार और महाप्रतिहार ये लोग करते थे इंतजाम। और महिलाओं में फिर प्रतिहारी उसके लिए ऑफिसर है। इसमें सारी राजनीति की शब्दावली की संधि, मतलब जो अन्य राजाओं से संबंधित जो पत्र आ रहे हैं, उनकी रिपोर्टिंग भी प्रतिहारी करती है। इस प्रकार से अन्य कुछ जो महिलाएं इसमें बताई गई हैं, वे महत्वपूर्ण हैं। उसमें बच्चियां भी हो सकती हैं। रानियों की जो संतानें होंगी, राजकुमार होंगे, तो राजकुमार तो आ जा सकेंगे, लेकिन राजकुमार फिर बाहर हो जाएंगे। थोड़े बड़े होंगे, 7-8 साल के हो गए, तो उनको फिर बाहर ले जाओ, उनकी स्कूलिंग होगी, गुरुकुल में भेज देंगे। लेकिन जो राजकुमारियाँ हैं अंतपुर में रहेंगी, और अंतपुर में इनकी शिक्षा दीक्षा फिर होगी। जैसे वसुमती है, मालिकाग्निमित्रम में राजकुमारी है, वह राजा की बेटी है अग्निमित्र की, और उसके कितनी परवाह होती है कि एक बंदर से डर जाती तो सब भागते हैं, और राजा रानी सब भागते हैं कि अरे वो डर गई है, घबरा गई है राजकुमारी। तो बहुत चिंता इनके लिए रखी जाती है। और बालिकाओं की इसमें कैटेगरी बताई गई है कि कुमारियां हैं, बालिकाएं, बच्चियां, अन्य जो नौकरानियां उनकी भी हो सकती हैं, उनके भी पति हो सकते हैं, या जो भी जीवन वहाँ का है। तो कितना कुटुंब बढ़ जाएगा। आपकी सबकी बच्चियां हो रही हैं, उन बच्चियों को ला करके वही रखेंगे। अब यहाँ काम कर रही हैं तो कहाँ ले जाएंगी उनको।
बच्चियों के लिए अगर आपने अलग से स्कूल नहीं बनाए हैं, गुरुकुल नहीं है, कन्या गुरुकुल नहीं है, तो कहेंगे हमारी यहीं सीख जाएगी बच्ची, हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो चाहे प्रतिहारी है, महतरिका है, वो कहेगी कि हम अपनी बच्चियों को यहाँ लाएंगे, यहाँ भी गुरु हैं सिखाने वाली, वो सीख लेंगी। तो आप देखेंगे कि वो राजमहल में कितनी ड्योढ़ियाँ, कितने कक्ष, कितने उसमें संस्थान अपने आप में हो जाते हैं। और रानियों के अलग अलग महल हो सकते हैं। एक रानी महादेवी का तो एक बड़ा महल होगा ही, उसमें सब अन्य आ जा सकेंगी, वो ठीक है, लेकिन अलग अलग रानियों के अलग अलग महल हो सकते हैं, बड़ा इंस्टीट्यूशन अपने आप में ये हो जाएंगे। तो ठीक है कि आप ये कह सकते हैं कि ये तो बड़ा लेविश पूरा तरीका है, सारा पैसा इसमें बर्बाद किया जा रहा है, लेकिन उससे नौकरियां कितने लोगों को मिल रही हैं, महिलाओं को काम कितना, आपकी समझ लीजिए कि शहर की आधी आबादी उस पर डिपेंड कर रही है। यह भी कह सकते हैं ये जो अंतःपुर कुल मिलाकर के इतना बड़ा संस्थान बन जाता है, मैं समझता हूँ। तो कुमारियाँ, उसमें जो बेटियाँ बच्चियाँ हैं वो रहेंगी और इन्हीं में से कुछ जो बूढ़ी हो जाएंगी, वो यदि बाहर नहीं जा रही हैं तो उनको वृद्धा एक कैटेगरी से बताई गई है। और राजा बहुत सम्मान इनका करता है, क्योंकि वृद्धाओं ने तो सारी जिंदगी देखी है, बुजुर्ग महिलाएं हैं, उनको बहुत सम्मान से रखा जाता है। भरत मुनि कहते हैं पूर्व राज नयज्ञाया पूर्व राजा भी पूजिता पूर्व राजानुचरिता वृद्धा इति संगीता। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको और किसी किताब में नहीं मिलेगा। कि पहले के राजाओं की ज़िंदगी भी जिन्होंने देखी है, और पहले के राजा कैसे कैसे राज चलाते रहे, ये भी जो जानती हैं, और कई प्रसंग बता सकती हैं उनके जीवन के कि जब ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ। ऐसी जो बहुत बूढ़ी महिलाएं, कोई 80 साल की, कोई 75 साल की, उनको बहुत इज्जत से यहाँ रखा जा रहा है, बहुत सम्मान से उनको, कि ज़रूरत पड़ेगी तो इनसे सलाह लेंगे कि इस समस्या अगर पहले आई तो क्या हुआ था, आप माता जी आप बताइए। तो वृद्धाएँ इसमें हैं, ये सब आचार विचार जो कई पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा करती आई हैं, राज सेवा में रही हैं, और अब कहीं उनके लिए नहीं है। मान लीजिए घर परिवार उनका, वो कहाँ जाएंगे, यहीं नौकरी करते जीवन बीत गया, उनका रिटायर्ड यहीं हुई, यहीं रह रही हैं। ये बड़ी मानवीय भावना से पूरी अंतःपुर की इंस्टीट्यूशन जो भरत मुनि बताते हैं ये बनाई जाती होगी। यह आदर्श स्थिति है। और राजा जो अच्छे राजा हैं वो तो इसको उसी तरह से चलाएंगे ही, जैसे कि दुष्यंत है, वो धीरोदात्त नायक है। तो उसका जो अंतःपुर हम देखते हैं, उसमें जो महादेवी है, उनकी तो बड़ी गरिमा है, वो कितना ध्यान रखती हैं कि एक चीज़ का, उनके व्यक्तित्व से लगता है। तो ये जो है वो वृद्धा तक की कैटेगरी इसमें आती है। और एक बड़ी कैटेगरी फिर आती है आयुक्तिका की। आयुक्त शब्द तो आजकल चलता है, आयुक्त जो होते हैं, लेकिन आयुक्तिका यहाँ पर है, मतलब जो लेडी ऑफिसर है वो लेडी आयुक्त, उसको लेडी कमिश्नर कह सकते हैं आप। इसके साथ बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप आयुक्तिका जो बताई है, इसको कहा कि पूरे भांडागार की जिम्मेदारी इस पर होती है। मतलब जो स्टॉक रूम है, इसमें तो अंतःपुर है तो उसमें तो अपार सामग्री आएगी, सारे भोजन की रसद यहाँ आएगी, और गहने आएंगे, कपड़े आएंगे, सारी चीज़ें यहाँ आएंगी। तो सारे स्टॉक रूम का इंचार्ज, इसके पास स्टॉक रूम कई होंगे, और किचन का अलग स्टॉक रूम होगा, और जो कपड़े वगैरह इनके अलग होंगे। तो भांडागार भी कई हैं, इसलिए भांडागार में बहुवचन है। तो भांडागारेषु अधिकृता, जो भांडागार की जिम्मेदारी जिन पर है, और इनके लिए कहा है कि आयुधाधिकृतास्तु था। यहाँ पर आ गया है, मैं भूल गया था, अंतःपुर में आयुधागार भी है, क्योंकि पहरेदार हैं तो उनके हाथ में हथियार कुछ होंगे, वो कम से कम वेत्र जो डंडा है उसको चलाना तो जानती ही होंगी, और भी हथियार जानती होंगी चलाना। तो आयुधागार यहाँ पर है। वो आयुधागार जो शस्त्रागार है, उसको भी संभालने वाली आयुक्तिकाएँ होंगी। तो ये सारा जो स्टॉक रूम की इंचार्ज है कई हैं, और ये भांडागार और आयुधागार और फल मूल औषधियों के जो स्टॉक रूम्स हैं, फल मूल औषधियों के जो आगार हैं, उनकी अन्वेक्षकी ये होती, उनकी सुपरवाइज़र ये होती हैं। मतलब लाने ले जाने वाली, निगरानी रखने वाली, रिकॉर्ड रखने वाली तो और कई नौकरानियाँ होंगी ही, ये तो और ओवरऑल सुपरवाइज़र है, इसलिए इसको आयुक्तिका कहा है। सारा रिकॉर्ड, स्टॉक एंट्री, स्टॉक चेकिंग ये करेगी। रजिस्टर होते थे, ऐसा नहीं है कि लिखा पढ़ी नहीं होती थी। मैं कई प्रमाणों से बताता हूँ कि कितने रजिस्टर रखे जाते थे। यहाँ तक कि कई रानियाँ अगर है तो ये कामसूत्र बताता है कि उसका रिकॉर्ड रखने वाली एक अलग महिला होती थी, कि किस रानी के पास किस दिन उनको जाना है, इसका रिकॉर्ड वो रखेगी। वासरपालिका उसको कहा, ये नाट्यशास्त्र में नहीं है, ये कामसूत्र में है, कि राजा किस दिन किस के पास जाएगा,
नहीं तो असंतोष फैल जाएगा, वो शिकायत करेगी, जिस राज परिवार से आई वहाँ चिट्ठी भेज देगी कि हमारा कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा, आपने तो शादी कर दी। तो उसको सब निगरानी रखने, उसका हिसाब रखने के लिए अलग एक वासर पालिका रखी जाती थी, जो कि राजा का रिकॉर्ड रखती थी कि वो किसके पास किस दिन उनको जाना चाहिए, मिलने जाना, उसके अपॉइंटमेंट्स उनको कहाँ कहाँ उसके अपॉइंटमेंट का हिसाब वह रखती थी, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन ये नाट्यशास्त्र में नहीं है वासर पालिका। लेकिन यहाँ पर जो है वो गंध, आभरण, वस्त्र आदि इन सारे स्टॉक की चेकिंग करने वाली महिलाएं जो है वो आयुक्तिका कही गई हैं। और सारे भंडार, भांडागार, आयुधागार, तो ये कई ऑफिसर्स हो सकती हैं, आयुक्तिकाएं कई हो सकती हैं, इसलिए भी इनको भी बहुवचन में रखा गया है। इन सबको आयुक्तिकाएं जानना चाहिए, जो अलग अलग तरह के जो स्टॉक एंट्रीज का सुपरवाइज़र होती हैं। यहाँ तक बताया इन्होंने अंतःपुर, ये करीब 35-40 श्लोकों में भरत मुनि ने इन सारे ऑफिसर्स को बताया है। और फिर उसके आगे कहा है कि पुरुष जा सकते हैं, उनको पूरा उनके क्वालिफिकेशंस बताए हैं कि पूरी तरह से समर्पित हों राजा के लिए, और उनको अच्छी तरह से परख लिया गया हो, और उनको रानी मान लेती कि हाँ ये आ सकता है, तब वो उनकी एंट्री होगी। और बूढ़े, कंचुकी एक कैटेगरी है, कंचुकी जा सकते थे, ये हमको मिलता है। नहीं तो राजा के अलावा, राजकुमारों के अलावा अंतःपुर इतनी अभेद्य दीवार बन जाती है कि वहाँ और कोई नहीं जा सकता है। लेकिन अभेद्य दीवार है तो वहाँ ऐसा नहीं है कि खुली हवा में सांस ही नहीं ले सकते हैं। ये तो मिथ खड़ा कर दिया है कि असूर्यम पश्या राजधाराएं, वो तो बगीचे में जा रहे हैं, उनके लिए बगीचा अलग है, उनके लिए संगीत की शालाएँ अलग हैं, उनके लिए नाटक अलग हो रहे हैं, अलग तरह का नाटक उनके लिए पूरा तैयार होता है, महिलाएं ही करती हैं। तो कौन कौन से पुरुष जा सकते हैं उसकी सूची अलग है। उसकी सूची के लिए फिर अलग श्लोक हैं कि कुछ शिल्पी हो सकते हैं, जो बढ़ई वगैरह ज़रूरत पड़ी रिपेयर की, विश्वास पात्र होगा तो उसको भेजा जाएगा। कंचुकी हो सकते हैं। वर्ष भर एक अलग कैटेगरी होती थी, जो थर्ड, जो ट्रांसजेंडर्स जिसको कहते हैं, वो आ जा सकते थे। कुछ तो बनाए जाते थे। ये सब कैटेगरीज हैं, ये अंतःपुर में आ जा सकते हैं। इनकी सूची अलग है। यहाँ तक मैंने अंतःपुर बताया, और भी इसका विस्तार है, मैं उसको आगे नहीं, काफ़ी कह दिया है उसमें, लेकिन ये महत्वपूर्ण है। और बाकी संस्कृति पर आप खूब चर्चा, महान बातें करते रहिए। संस्कृति जिन चीज़ों से चलती है वो मैं बता रहा हूँ कि ये संस्कृति को संभालने वाले लोग हैं, जिनसे संस्कृति जी रही है, तो उनकी चर्चा भरत मुनि ने की है 35वें अध्याय में, रंगमंडल में। यहीं पर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सभी को धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।